वक्त बीतने के साथ ही वैजयंतीमाला की सांस फूलने लगी, वो छटपटाने लगी, वो मरने मरने को हो गई। तब आखिरकार उन्होंने अपना बायां हाथ जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू किया। उन्हें ऐसा करते देख किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की ओरिजिनल सुपरस्टार के नाम से मशहूर एक्ट्रेस वैजयंतीमाला की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा की एक छोटी सी गलती से कैसे मरने वाली थी वैजयंतीमाला। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को क्यों धोखा दिया वैजयंतीमाला ने। द शोमैन राज कपूर ने कैसे धोखा दिया वैजयंतीमाला को। अपने पति और बच्चों पर ऐसे कौन कौन से जुल्म किए वैजयंतीमाला ने कि उनके सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ गई। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैजयंतीमाला का जन्म 13 अगस्त सन 1933 को तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर के छोटे से कस्बे त्रिपुलिकेन की एक अयंगर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। वैजयंतीमाला के पिताजी का नाम था M.D. रमन और उनकी माँ का नाम था वसुंधरा देवी। दिलचस्प बात यह है कि वैजयंतीमाला बचपन से ही अपनी माँ को उनके नाम से बुलाया करती थी, क्योंकि उनकी माँ वसुंधरा उम्र में केवल उनसे 16 साल ही बड़ी थी। वैसे वैजयंतीमाला की माँ वसुंधरा देवी उस ज़माने में तमिल सिनेमा की एक लीडिंग एक्ट्रेस थी। मंगलम सभाता उनकी सबसे मकबूल फिल्म थी। वैजयंतीमाला की माँ वसुंधरा देवी और उनके पिता M.D. रमन दोनों ही बहुत बिजी रहा करते थे, इसीलिए वैजयंतीमाला का पूरा लालन पालन किया उनकी दादी यदुगिरी देवी ने। वैजयंतीमाला के खानदान की रवायत थी कि उनके परिवार की लड़कियों को स्कूली शिक्षा नहीं दी जाती थी, मगर उनकी दादी यदुगिरी देवी ने इसी परंपरा को तोड़ने के लिए चर्च गेट स्थित चेन्नई के सबसे मशहूर स्कूल सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी कॉन्वेंट में वैजयंतीमाला का एडमिशन करवाया। उनकी दादी यदुगिरी देवी चाहती थी कि वैजयंतीमाला टिपिकल इंडियन क्लासिकल डांस सीखे, इसीलिए उन्होंने मशहूर भारतीय शास्त्रीय नर्तक गुरु वुजुवर रमिया पिल्लाई से वैजयंतीमाला को बहुत छोटी उम्र से ही भरतनाट्यम की शिक्षा दिलवानी शुरू कर दी। साथ ही वैजयंतीमाला ने मास्टर मनक्कल शिवाजी अय्यर से कर्नाटक संगीत भी सीखा। जब वैजयंतीमाला 7 साल की थी तब उनके मिशनरी स्कूल की तरफ से उन्हें रोम के वेटिकन सिटी चर्च के पोप के सामने इंडियन क्लासिकल डांस की एक परफॉर्मेंस देने के लिए भेजा गया था। दिलचस्प बात यह है कि जिस मंच पर वैजयंतीमाला अलग अलग मुद्राओं से थिरकती हुई भरतनाट्यम की प्रस्तुति दे रही थी, उसके सामने बैठी ऑडियंस में उनकी माँ वसुंधरा देवी भी उनकी ये प्रस्तुति देख रही थी। 13 साल की उम्र में वैजयंतीमाला ने चेन्नई और उसके आसपास पूरे तमिलनाडु के इलाके में स्टेज शोज करने शुरू कर दिए थे। ऐसे ही एक स्टेज शो में उन पर नज़र पड़ गई तमिल फिल्म डायरेक्टर M.V. रमन की। M.V. रमन वैजयंतीमाला की खूबसूरती, उनके कमाल के डांस और गजब के फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने शो खत्म होने के बाद तुरंत ही वैजयंतीमाला से मिलकर उन्हें अपनी फिल्म वजकई में हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। वैजयंतीमाला ने इस बारे में अपनी दादी यदुगिरी को बताया। उनकी दादी यदुगिरी नहीं चाहती थी कि वैजयंतीमाला इस ऑफर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वैजयंतीमाला की उम्र अभी केवल 13 साल की है, जो हीरोइन बनने के लिए बहुत कम है। मगर M.V. रमन ने उन्हें समझा बुझाकर मना ही लिया और इस तरह से साल 1949 में रिलीज़ होने वाली तमिल फिल्म वजकई से वैजयंतीमाला ने बतौर हीरोइन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट हुई और इस फिल्म ने वैजयंतीमाला को पूरे साउथ इंडिया में पॉपुलर कर दिया। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस AMV प्रोडक्शंस ने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म का हिंदी वर्जन बनाया जाए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया की तुलना में ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है, तो ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इस तरह से साल 1951 में रिलीज़ होने वाली हिंदी फिल्म बहार से वैजयंतीमाला ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। फिल्म बहार सुपरहिट साबित हुई।
वैजयंती माला इस फिल्म के इतना हिट होने का एक रीज़न बताती है। वैजयंती माला के मुताबिक उस वक्त नॉर्थ इंडियन ऑडियंस ने फिल्मी पर्दे पर सच का डांस देखा ही नहीं था। इसके पहले फिल्मों में जो भी डांस दिखता था वो सब डांस नहीं था, केवल उछलन कूदन थी। मगर इस फिल्म में पहली बार ऐसा डांस देखकर नॉर्थ इंडियन ऑडियंस मेस्मराइज हो गई, इसीलिए लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। इस फिल्म के इतना हिट होने के कारण वैजयंती माला को और बहुत सारी हिंदी फिल्में ऑफर होने लगी, मगर चूंकि वैजयंती माला एएमवी प्रोडक्शंस के साथ 5 सालों के करार में बंधी हुई थी, इसलिए उन्होंने किसी भी ऑफर को हाँ नहीं कही। वो वापस साउथ इंडिया में लौट गई, जहां उन्होंने जीविथम, विजया कुमारी, पेन, संघम और मर्य वीरतम जैसी तमिल फिल्मों में काम किया। साल 1954 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म नागिन से उन्होंने हिंदी सिनेमा में वापसी की। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना मन डोले तेरा तन डोले बहुत हिट हुआ। इस फिल्म में भी उनके कमाल के डांस को देख दर्शक और समीक्षक हैरान रह गए। इस फिल्म के बाद वैजयंती माला ने पहली झलक, आशा निराशा, मिस माला, सितारा, यास्मीन और जशन जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। वैजयंती माला लगातार हिंदी फिल्मों में काम तो कर रही थीं, मगर हिंदी सिनेमा में उन्हें उनके नृत्य के लिए जितनी शाबाशी मिल रही थी, उनकी अदाकारी के लिए नहीं मिल रही थी, क्योंकि दर्शक और समीक्षक दोनों ही को लगता था कि वैजयंती माला की अदाकारी में कोई खास दम नहीं। इसीलिए जब डायरेक्टर बिमल रॉय ने वैजयंती माला को अपनी फिल्म देवदास में तवाइफ चंद्रमुखी जैसे महत्वपूर्ण किरदार के लिए साइन किया तो उनका बहुत मजाक उड़ा। लोगों ने उन्हें यहाँ तक कहा कि अगर चंद्रमुखी के किरदार के लिए वैजयंती माला को साइन करना था, तब फिर देवदास के किरदार के लिए दिलीप कुमार को काहे साइन किए हो, किशोर कुमार को कर लो, जोड़ी अच्छी जमेगी। मगर साल 1956 में रिलीज होने वाली फिल्म देवदास में तवाइफ चंद्रमुखी के किरदार में वैजयंती माला की कुशल वास्तविक अदाकारी को देख दर्शकों और समीक्षकों के होश उड़ गए। इस फिल्म में वैजयंती माला के शानदार अभिनय के कारण ही उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। मगर वैजयंती माला बॉलीवुड के इतिहास की वो पहली अदाकारा बनी जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड मिलने पर उसे ठुकरा दिया, क्योंकि वैजयंती माला का कहना था कि फिल्म में उनका किरदार चंद्रमुखी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फिल्म की हीरोइन पारो का किरदार। इसलिए उन्हें अगर फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाना है तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नहीं, बेस्ट एक्ट्रेस का दिया जाना चाहिए। देवदास वैजयंती माला के कैरियर में एक कल्ट लेकर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में वैजयंती माला की छवि बदल के रख दी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सबको ये मानना पड़ा कि वैजयंती माला सिर्फ एक कमाल की डांसर ही नहीं, एक कुशल अदाकारा भी है। देवदास के बाद वैजयंती माला ने ताज, अनजान, कहानी किस्मत की, देवता, पटरानी, न्यू दिल्ली, लड़की, आशा जैसी फिल्मों में काम किया, जिनमें से न्यू दिल्ली, लड़की और आशा तीनों सुपरहिट साबित हुई। साल 1958 में वैजयंती माला ने पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम किया फिल्म नया दौर में। नया दौर में काम करने के लिए वैजयंती माला को खासा तैयारी करनी पड़ी। वैजयंती माला एक दक्षिण भारतीय लड़की थी और उन्हें इस फिल्म में किरदार निभाना था उत्तर भारत के पूर्विया इलाके की एक गंवार भोजपुरी बोलने वाली लड़की की। इसके लिए तकरीबन 1 महीने तक वैजयंती माला ने भोजपुरी सीखी। वैजयंती माला फिल्म नया दौर की शूटिंग से जुड़ा एक कमाल का किस्सा बताती है। दरअसल इस फिल्म में एक सीन था जिसमें वैजयंती माला को तड़प तड़प कर मरना था। जब कैमरा शुरू हुआ तो वैजयंती माला ने अपनी अदाकारी शुरू कर दी, तड़प तड़प कर मर गई। वैजयंती माला ने ये एक्टिंग इतनी अच्छी की थी कि डायरेक्टर B.R. चोपड़ा उनके इस अभिनय में इस कदर डूब गए कि कट कहना ही भूल गए। वैजयंती माला ने अपने अभिनय को वास्तविक बनाने के लिए अपनी सांस रोकी हुई थी। अब वो सांस रोके आंख बंद किए पड़ी हुई इंतजार कर रही थी कि चोपड़ा साहब अब कहेंगे कट, अब कहेंगे कट, अब कहेंगे कट, मगर चोपड़ा साहब थे कि कट बोल ही नहीं रहे थे।
वक्त बीतने के साथ ही वैजयंती माला की सांस फूलने लगी, वो छटपटाने लगी, वो मरने मरने को हो गई। तब आखिरकार उन्होंने अपना बायां हाथ जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू किया। उन्हें ऐसा करते देख B.R. चोपड़ा को होश आया और उन्होंने जल्दी से कहा, कट 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 कट। तब जाकर वैजयंती माला ने आंख खोली, सांस ली, नहीं तो चोपड़ा साहब की इस छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती थी। नया दौर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म नया दौर के रिलीज होने के बाद बॉलीवुड में वैजयंती माला का गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। इसके बाद वैजयंती माला ने कठपुतली, एक झलक, साधना, सितारों से आगे, जवानी की हवा, कॉलेज गर्ल, नजराना, जिंदगी, रंगोली, झूला, राज तिलक, राजभक्ति, डॉक्टर गीता, अमरदीप और आस का पंछी जैसी हिट फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम किया। फिल्म नया दौर में वैजयंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। लिहाजा इसके बाद वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने लीडर, पैगाम, संघर्ष, गंगा जमुना और मधुमती जैसी और 5 फिल्मों में साथ काम किया। ये सातों फिल्में सुपर डुपर से भी ऊपर हिट साबित हुई। इतनी फिल्मों में साथ काम करने के कारण वैजयंती माला और दिलीप कुमार ने एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताया। इससे इन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। वैजयंती माला के मुताबिक इन दोनों के बीच हुई ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, इन दोनों को मालूम ही नहीं चला। फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में वैजयंती माला और दिलीप कुमार के अफेयर की खबरें छपने लगी। वैजयंती माला का ये हमेशा से एक सपना था कि वो बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की डायरेक्शन में उनके साथ काम करें, और उनका ये सपना पूरा हुआ तब जब खुद राज कपूर ने उन्हें अपनी ड्रीम फिल्म संगम में हीरोइन राधा के किरदार के तौर पे साइन किया। संगम फिल्म को बनने में तकरीबन 4 साल का वक्त लगा। वैजयंती माला के मुताबिक इन 4 सालों में राज कपूर के जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित हो वो न जाने कैसे उनकी ओर खिंचती चली गई, उन्हें खुद ही मालूम नहीं चला। राज कपूर के मन में भी वैजयंती माला के प्रति काफ़ी गहरी भावनाएं थी। अब फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में वैजयंती माला और राज कपूर के अफेयर की खबरें छपने लगी। जब इस अफेयर का पता दिलीप कुमार को लगा तो वो वैजयंती माला से नाराज़ हो गई और उन्होंने वैजयंती माला से अपना रिश्ता तोड़ दिया। खबरें तो यहाँ तक छपने लगी थी कि वैजयंती माला और राज कपूर कभी भी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। जब ये खबरें उड़ते उड़ते राज कपूर की पत्नी कृष्णा के कानों तक पहुँची तो उन्होंने राज कपूर से आर पार का फैसला करने का मूड बना लिया। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर अपनी ऑफिशियल ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि उनकी मां कृष्णा उनके सभी भाई बहनों यानी राज कपूर के सभी बच्चों को साथ लेकर राज कपूर के घर से निकल मरीन ड्राइव पर स्थित नटराज होटल में रहने के लिए चली गई, और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो राज कपूर के पास उनके घर में वापस तभी लौटेंगी जब राज कपूर उनकी शर्तों को मानेंगे। राज कपूर ने भरसक कोशिश की उन्हें मनाने की, मगर वो नहीं मानी। आखिरकार राज कपूर को उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी 2 शर्तें थीं। पहली, राज कपूर वैजयंती माला के साथ अपना अफेयर ख़त्म कर दे। दूसरी, अब वो भविष्य में वैजयंती माला के साथ कभी काम नहीं करेंगे। राज कपूर ने उसी वक्त वैजयंती माला से अपना अफेयर ख़त्म कर दिया। यानी राज कपूर के लिए वैजयंती माला ने दिलीप कुमार को छोड़ा और फिर राज कपूर ने अपनी पत्नी के लिए वैजयंती माला को छोड़ दिया। वैजयंती माला रिश्तों के इस तोड़ मरोड़, धोखे और बदलते समीकरणों से बहुत दुखी हो गई। इस दौरान उनका फिल्म कैरियर लगातार अविराम गति से आगे बढ़ रहा था। वो प्रिंस, हट्टे बाजार और समागम जैसी फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम कर रही थी। इसी दौरान उनकी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था आम्रपाली। इस फिल्म में वैजयंती माला ने बहुत मन से काम किया था। इस फिल्म से उन्हें बहुत उम्मीदें थी, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब तक तो वैजयंती माला अपनी पर्सनल लाइफ से ही दुखी थी, अब वह अपने कैरियर से भी परेशान हो गई। कुछ दिनों के बाद की बात है, वैजयंती माला कश्मीर में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी दौरान शिकारे के डिसबैलेंस होने से वैजयंती माला ठंडे पानी वाली डल झील में गिर गई।
ठंडे पानी में गिरने के कारण उन्हें निमोनिया हो गया। उनके इलाज के लिए बम्बई से एक डॉक्टर को बुलाया गया। वो डॉक्टर कोई और नहीं, राज कपूर के पर्सनल डॉक्टर चमनलाल बाली थे। डॉक्टर चमनलाल बाली बम्बई से कश्मीर आए तो थे वैजयंतीमाला का इलाज करने, मगर कर बैठे मोहब्बत। हालांकि डॉक्टर चमनलाल बाली पहले से शादीशुदा थे, उनके 3 बेटे थे, मगर फिर भी वो अपने आप को वैजयंतीमाला के प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाए। वैजयंतीमाला को अपनी ज़िंदगी के इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर चमनलाल बाली के तौर पर एक इमोशनल सपोर्ट मिल गया। धीरे धीरे इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और ये नज़दीकियाँ इतनी बढ़ी कि मार्च सन 1968 को वैजयंतीमाला ने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली। वैजयंतीमाला ने पहले ही फैसला कर लिया था कि शादी के बाद वो फिल्मों से रिटायरमेंट ले लेंगी। लिहाजा साल 1970 में रिलीज़ होने वाली फिल्म गंवार वैजयंतीमाला के फिल्म करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद वैजयंतीमाला ने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले लिया। शादी के बाद वैजयंतीमाला और डॉक्टर चमनलाल बाली का एक बेटा हुआ, जिसका नाम वैजयंतीमाला ने रखा सुचिंद्र बाली। वैसे एक दिलचस्प तथ्य ये है कि साल 1975 में रिलीज़ होने वाली फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां का किरदार पहले निरूपा रॉय को नहीं, वैजयंतीमाला को ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। और सिर्फ ऐसी एक फिल्म नहीं, 70 के दशक की ऐसी बहुत सी मशहूर मल्टी स्टारर फिल्में हैं जिनमें माओं के किरदार वैजयंतीमाला को ऑफर हुए थे, मगर वैजयंतीमाला ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। 80 के दशक में कमल हासन और रजनीकांत जैसे साउथ के सुपरस्टार्स ने वैजयंतीमाला को साउथ की फिल्मों में काम करने के कई ऑफर्स दिए, मगर वैजयंतीमाला ने इन सभी को भी ठुकरा दिया। राजीव गांधी के साथ वैजयंतीमाला के काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। उन्हीं के कहने पर वैजयंतीमाला ने साल 1984 में साउथ चेन्नई की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर संसद पहुंची। 21 अप्रैल सन 1986 को उनके पति डॉक्टर चमनलाल बाली इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनके मरने के तकरीबन 3.5 महीने बाद अगस्त सन 1986 में वैजयंतीमाला की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। दरअसल हुआ ये कि वैजयंतीमाला और उनके 3 सौतेले बेटों यानी वैजयंतीमाला के पति डॉक्टर चमनलाल बाली की पहली पत्नी के 3 बेटों के बीच कोर्ट में एक लीगल बैटल हुआ डॉक्टर चमनलाल बाली की जायदाद को लेकर। वैजयंतीमाला ने कोर्ट को बताया कि उनके पति डॉक्टर चमनलाल बाली ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद अपने 14 साल के नाबालिग बेटे सुचिंद्र के नाम कर दी थी और जब तक वो बालिग नहीं हो जाता तब तक वैजयंतीमाला को उस पूरी जायदाद का ऑफिशियल गार्डियन नियुक्त किया था। इसके खिलाफ दिए गए अपने एफिडेविट में उनके 3 सौतेले बेटों ने कहा कि उनके पिता डॉक्टर चमनलाल बाली ने उनसे वादा किया था कि वो अपनी जायदाद को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर सबको बराबर बराबर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने वैजयंतीमाला पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने वैजयंतीमाला पर आरोप लगाया कि वैजयंतीमाला शादी के बाद उनके पिता डॉक्टर चमनलाल बाली को बहुत प्रताड़ित किया करती थी। उनकी प्रताड़नाओं से तंग आकर ही डॉक्टर चमनलाल ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। बहुत शराब पीने के कारण उनके स्वास्थ्य का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता चला गया। जब वैजयंतीमाला ने देखा कि वो कभी भी मर सकते हैं तो एक दिन उन्होंने उनके नशे में होने का फ़ायदा उठाते हुए जायदाद के कागजातों पर उनसे ज़बरदस्ती अपने मनचाहे सिग्नेचर्स करवा दिए। अपने बयान में उनके सौतेले बेटों ने यह भी कहा कि पहले तो वैजयंतीमाला ने उनसे उनके पिता को छीन लिया और अब उनके मरहूम पिता की संपत्ति से बेदखल कर देना चाहती है ताकि उन तीनों के सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाए। इतना जुल्म उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वैजयंतीमाला ने इसके खिलाफ अपने एफिडेविट में कोर्ट को बताया कि पहली बात तो उनके पति डॉक्टर चमनलाल बाली ने अपने उन तीनों बेटों से ऐसा कोई वादा नहीं किया कि वो अपनी जायदाद को 4 हिस्सों में बांटकर सबको बराबर बराबर देंगे। दूसरी बात, उन्होंने शादी के बाद अपने पति डॉक्टर चमनलाल बाली को कभी कोई प्रताड़ना नहीं दी। उनकी शादी के बाद
उन दोनों के बीच कभी कोई अनबन हुई ही नहीं थी। उनकी शादी एक सुंदर, सफल, अच्छी शादी थी। जायदाद पर सिग्नेचर उनके पति डॉक्टर चमनलाल वाली ने अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से किए थे। वैजयंती माला ने यह भी कहा कि और ऐसा भी नहीं है कि अगर उनके तीनों सौतेले बेटों को ये जायदाद न मिले तो उनके सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। चूंकि मार्च सन 1967 में शादी के वक्त ही डॉक्टर चमनलाल वाली ने अपनी पहली पत्नी रूबी और उनके 3 बेटों को एक पर्याप्त जायदाद दे दी थी। वैजयंती माला ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो हमेशा से अपने सौतेले बेटों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती हैं। वो उन्हें बिल्कुल अपने बेटों ही की तरह ट्रीट करती हैं, मगर वो तीनों ही उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम नहीं करना चाहते। वो तीनों उन्हें जुल्म करने वाली दुश्मन सौतेली माँ की तरह ट्रीट करते हैं। साल 1989 में वैजयंती माला एक बार फिर से साउथ चेन्नई की लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंची। उसके बाद साल 1993 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद मनोनीत कर दिया। साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को दोषपूर्ण बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का दामन थाम लिया। साल 2007 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था बॉन्डिंग अ मेमोयर। जब यह बुक रिलीज हुई तो इस बुक ने भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। दरअसल इस बुक में वैजयंती माला ने यह लिख दिया कि राज कपूर के साथ उनका कोई अफेयर नहीं था। राज कपूर के साथ उनके अफेयर की खबरें केवल एक कोरी अफवाह थी और यह अफवाह खुद राज कपूर ने उड़वाई थी पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे। राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने इस पर काफ़ी गहरी नाराजगी भी व्यक्त की थी। साथ ही ये भी कहा था कि वैजयंती माला और राज कपूर का अफेयर कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच है और उन्हें यह भरोसा भी है कि अगर आज राज कपूर जिंदा होते तो वैजयंती माला में इस अफेयर को झूठा बताने और राज कपूर पर पब्लिसिटी स्टंट करने जैसा बेहुदा आरोप लगाने की हिम्मत कतई न होती। वैजयंती माला की हमेशा से ये इच्छा थी कि उनका बेटा सुचिंद्र बॉलीवुड का एक बड़ा हीरो बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उनका बेटा सुचिंद्र कॉलीवुड यानी साउथ इंडियन सिनेमा का एक बड़ा हीरो बन गया है। आज वैजयंती माला अपने बेटे, बहू और पोती के साथ बॉलीवुड की लाइमलाइट और चमक धमक से दूर चेन्नई में रहती हैं। उनका अपना एक डांस रिसर्च सेंटर है जहां पर वो शास्त्रीय नृत्य की अलग अलग मुद्राओं पर रिसर्च करती हैं।